Hello everyone, welcome to CSS Library. So today we are going to discuss about cellular communication, how does our cell phone work and how antenna works in cellular communication, and we are going to discuss about the history and evolution of the generation of mobile phones like 1G, 2G, 3G and 4G. So let's get started. So now let me tell you about 1G, 2G, 3G and 4G. तो 1G जो था वो फर्स्ट टाइम ऐसा स्टेप था जिसमें हम विदाउट केबल, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है अपनी वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन की वीडियो में, कि हम विथ वायर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन 1G फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने मोबाइल कम्युनिकेशन में फर्स्ट टाइम विदाउट केबल यानी वायरलेस कम्युनिकेशन में हमने कदम रखा 1G में। उसमें ये था कि जब हम कम्युनिकेशन करते थे तो हम एनालॉग स्विचिंग करते थे, मतलब जो हमारा सिग्नल होता था वो एनालॉग होता था और एनालॉग कम्युनिकेशन होती थी। हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो जाएगा और रिसीव भी होगा एनालॉग में ही, यानी उसमें सिग्नल में हम कन्वर्जन नहीं करते थे। उसके साथ साथ ये था कि उसमें सर्किट स्विचिंग थी, यानी मैनुअल स्विचिंग थी। वहाँ पर सर्किट लगे हुए होते थे स्टेशन पर और वो मैनुअली स्विच करते थे कि किस फ़ोन पर कॉल जा रही है, उस फ़ोन पर हमें कॉल करनी है, तो वो मैनुअली उसको स्विचिंग करते थे। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो मैनुअली स्विचिंग करते थे। बहरहाल वो जब मैनुअली स्विचिंग करते थे और 1G क्योंकि फर्स्ट स्टेप था तो इतना ज़्यादा वो सिक्योर नहीं था और उसकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो बिल्कुल पुअर थी, ठीक है ना। और उसके जो फ़ोन थे वो भी काफ़ी बड़े होते थे। ये देखें आप, ये पिक्चर में देख सकते हैं कि उसके जो सेल फ़ोन होते थे वो हमारे मतलब चेहरे से भी बड़े लगेंगे आपको, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था। और उसमें जो वॉइस क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों को चीख चीख कर बोलना पड़ता था। और दूसरा ये कि उसमें FDMA टेक्निक जो है वो यूज़ हुई थी। अब FDMA ये सब क्या है कि ये देखें, अब ये कम्युनिकेशन करवाने के टाइप्स हैं, वेज हैं कि हम अपने स्पेक्ट्रम जो है हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है हमारे कम्युनिकेशन का, उसको हम किस तरह एलोकेट करते हैं अपने यूज़र्स को। मतलब एक सिम है, एक फ़ोन है, उसको हम कितनी फ्रीक्वेंसी एलोकेट करेंगे ताकि उसी टाइम पे कोई दूसरा बंदा, कोई और सेल फ़ोन है, वो भी उस फ्रीक्वेंसी, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं सेम फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ ना कर लें, क्योंकि अगर सेम फ्रीक्वेंसीज़ होंगी तो या तो हमारा सिग्नल डिस्कार्ड हो सकता है या फिर किसी और सिग्नल की इन्फॉर्मेशन किसी और बंदे के पास पहुंच सकती है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो फ़ोन किसी और को लग जाए और आपकी कम्युनिकेशन सही ना हो सके। तो FDMA यूज़ हुआ था। FDMA का ये मतलब है, देखें कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है, ये हमारी रेंज होती है स्पेक्ट्रम की, उसको हम फ्रीक्वेंसीज़ में तोड़ लें। यानी कि ये F1 है, F1 मैंने यूज़र 1 को दे दी, F2 मैंने यूज़र 2 को दे दी, तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूज़र कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखें मसला ये होता है कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो सबको फ्रीक्वेंसीज कम मिलती हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं होता FDMA, ओके। और अगर FDMA एफिशिएंट है भी तो वो उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह 4G OFDMA यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस यूज़ करता है, तो वो कितना एफिशिएंटली फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया गया FDMA टेक्निक को, ओके। उसके बाद हमारा आता है 2G। 2G ने क्या किया कि TDMA टेक्निक यूज़ की। TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस टेक्निक। टाइम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पर T है तो टाइम लगा दें, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। तो उसमें यह होता है कि हमारी जो स्पेक्ट्रम है वो हम टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। यानी अगर मुझे यूज़र 1 को ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज़्यादा उसको डेटा रेट चाहिए, तो मैं उसको पूरा जो डेटा रेट होगा वो T1 यानी टाइम 1 में दे दूंगी।
यानी जब तक एक ये यूज़र कॉल कट नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा बंदा यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता। ये सिर्फ T1 को ही एलोकेट हुई हुई है, तो T2 जो है वो यहाँ पर कॉल नहीं कर सकता जब तक T1 यूज़ करे। लेकिन वो भी थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ की जाती थी TDMA, तो वो सही यूज़ होती थी। तो TDMA में देखें हमें हमारे पास डेटा सर्विस यानी हमारे पास मोबाइल फ़ोन और SMS कॉल्स, वॉइस कॉल्स और SMS दोनों यूज़ हो गए। जैसे अभी ये नोकिया का फ़ोन हम देख चुके हैं इसमें। और 2G में 2.5G, 2G को हम GSM भी कहते हैं 2.5G, और 2.5G को हम GPRS कहते हैं, यानी 2G को हम GSM कहेंगे, 2.5G को GPRS कहेंगे और 2.75 को हम एज कहेंगे। ओके तो इस तरह ये 2G यूज़ होता है और हमें डेटा सर्विस और SMS दोनों प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लैकबेरी और वगैरह फ़ोन में तो हमें इंटरनेट भी मिल जाता था, हम फेसबुक वगैरह यूज़ कर लेते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3G। तो 3G टेक्नोलॉजी में हायर डेटा रेट की तरफ हमने जंप किया। हमने कहा कि हमें हायर डेटा रेट चाहिए, क्योंकि 2G में हमारे पास जो स्पीड मिल रही थी, मैं आपको बताऊं कि 1G में जो हमें स्पीड मिलती है वो 2.4 किलोबिट्स पर सेकंड मिलती है, और 2G में हमारे पास 14 किलोबिट्स पर सेकंड मिलती है, और 3G में हमारे पास मिलती है 2 Mbps पर सेकंड। यानी है कि ये बहुत एवोल्यूशन की तरफ हमने जंप किया। उसमें हमने WCDMA टेक्निक यूज़ की, मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम कोड में फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को तोड़ देते हैं, यानी हम डिवाइड कर देते हैं यूज़र को, कोड के हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी और टाइम एलोकेट करते हैं। इस हिसाब से यूज़र को अपना डेटा रेट भी मिल सकता है और वो जिस भी टाइम में चाहे वो कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने कोड में डिवाइड कर दिया है, सबको डिफरेंट कोड दे दिए। ओके तो ये हमारे किस यूज़ में आता है, ये GPS में यूज़ आता है, वीडियो कॉल्स हम कर सके। ठीक है, तो ये स्मार्टफोन, बेसिक फ़ोन्स हमारे जो थे कीपैड, उससे हम जंप करके स्मार्टफोन की तरफ आ गए। उसके बाद हमारा 4G आता है। 4G में हमें जो डेटा स्पीड मिलती है वो 2200 Mbps मिलती है। ओके इसमें हम वीडियो कॉल्स भी करते हैं, और इसमें जो हमारी टेक्निक यूज़ होती है वो माइमो टेक्निक, यानी मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। इसमें जो है एंटीनास जो होते हैं सेंडर साइड पर और रिसीवर साइड पर, यानी ट्रांसमिशन साइड पर और रिसीवर साइड पर डिफरेंट एंटीनास यूज़ होते हैं। ओके मल्टीपल इनपुट यानी मल्टीपल इनपुट एंटीनास यूज़ होंगे और मल्टीपल आउटपुट एंटीनास यूज़ होंगे, तो इस वजह से हमें जो डेटा रेट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है 4G में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर कम्युनिकेशन, हाउ वी आर कॉलिंग आवर फ्रेंड। तो सपोज़ आपने अपने फ्रेंड को कॉल की, और जब आप कॉल करते हैं तो आपके जो वॉइस होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होती है। ओके तो वो एनालॉग सिग्नल जो होती है वो वहाँ पर IC यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एनालॉग सिग्नल जो हमारे वॉइस होते हैं इस शेप में होते हैं। ओके तो वहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन में ADC कन्वर्टर लगे हुए होते हैं। ADC कन्वर्टर का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल का मतलब ये है कि यूं पल्स फॉर्म में हमारे जो सिग्नल होंगे 0 और 1 की फॉर्म्स में हमारे सिग्नल आगे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा एंटीना है, यानी मोबाइल में जो हमारे, आपने पहले मोबाइल फ़ोन देखे हों तो उसमें येलो कलर की ऐसे प्लेट जैसी लगी हुई होती थी पीछे बैटरी के ऊपर, तो वो जो प्लेट होती है वो पैच एंटीना कहलाती है। तो वो जो पैच एंटीना है वो हमारे सिग्नल को, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो हैं वो हमारे आगे एंटीना में जाते हैं, यानी BTS के एंटीना, बेस स्टेशन के एंटीना। अब होता ये है, देखें हमारे जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल डायरेक्ट हमारे फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन के एंटीना से रिसीव नहीं हो सकते। यानी यहाँ सेल फोन 1 है तो यहाँ पर सेल फोन 2 के पास डायरेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव नहीं हो सकती। तो बीच में हमारे क्या लगा हुआ होता है, बीच में हमारे BTS लगा हुआ होता है, BSC लगा हुआ होता है। इसमें हम जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे GSM का
तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ये टावर लगा हुआ होता है, इस टावर में BTS टावर कहते हैं इसे। तो इस टावर में हमारे पास एंटीनास लगे हुए होते हैं। तो हमारे जो सिग्नल होते हैं मोबाइल फ़ोन से वो इस एंटीना पर जाते हैं। एंटीना पर सिग्नल जाते हैं, फिर वो वायर के थ्रू, यानी यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ये वायर के थ्रू ऑप्टिकल, यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, ये आगे दूसरे एंटीना, दूसरे BTS पर जाते हैं। यानी हमारा जो फ्रेंड है उसके फ़ोन के पास वाला जो BTS होगा यानी टावर होगा, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वो रिसीव होंगे, और रिसीव होने के बाद दोबारा हमारे फ्रेंड के फ़ोन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएंगी, फिर वो दोबारा डिजिटल में कन्वर्ट होंगी, और डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद वो वेव्स एनालॉग बन जाएंगी और वो हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन वर्क करते हैं। अब एंटीना किस तरह वर्क करते हैं ये भी हम आपको दिखा दें। अब देखें, ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये जो हमारे BTS टावर जो होता है जहाँ पर हमारी रिसीव होती हैं फ्रीक्वेंसीज़, वो लाइट पल्स में रिसीव होती हैं, और लाइट पल्स में रिसीव होने के बाद वो ऑप्टिकल फाइबर में जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर से वो हमारे फ्रेंड के जो BTS होता है वहाँ पर रिसीव होती हैं, और फिर इस तरह हमारे फ्रेंड का एंटीना जो है वो रिसीव कर लेता है इन फ्रीक्वेंसीज़ को, हमारे सिग्नल को, और फिर वो रिसीव करके हमारे फ्रेंड के मोबाइल फ़ोन के एंटीना पर भेजते हैं, और हमारे फ्रेंड का जो मोबाइल फ़ोन होगा वो रिसीव करेगा उस सिग्नल को, फिर वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, यानी DAC कन्वर्टर लगा हुआ होगा, डिजिटल टू एनालॉग। वहाँ पर ADC लगा हुआ होता है सेंटर साइड पर, और रिसीवर साइड पर DAC लगा हुआ होता है। तो DAC लगा हुआ होगा, फिर वो रिसीव होंगे सिग्नल, और वो एनालॉग सिग्नल हमारे सुन सकते हैं। अब जो MSC है, यानी MSC जो होती है वो मोबाइल स्विचिंग के काम आती है। यानी जो हमारे सेल फोन का नंबर है वो हमें कैसे पता चले कि हम अपने फ्रेंड को बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कहीं भी जा सकती हैं। तो MSC जो होती है वो BTS के साथ BSC लगा हुआ होता है, और BSC के साथ वो MSC लगा हुआ होता है। तो वो MSC जो है वो नंबर को एलोकेट करती है कि ये नंबर है और ये नंबर किस लोकेशन पर है, और उस लोकेशन के एंटीना पर ये सारा डेटा देना है। तो इस तरह ये मोबाइल फ़ोन काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि एंटीनास जो होते हैं वो सेल फोन कम्युनिकेशन में वो किस तरह यूज़ होते हैं एंटीनास। अब देखें, ये जो टावर में आपने अक्सर टावर्स में देखे होंगे कि ये जो एंटीनास हैं ये यूज़ होते हैं, और ये आपने देखे होंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के टावर में ये इस तरह के एंटीनास लगे हुए होते हैं। तो इसे हम रेक्टेंगुलर एंटीना या फिर पैनल एंटीना भी कहते हैं। वैसे तो डिफरेंट टाइप के एंटीनास होते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन में ज़्यादातर ये दोनों यूज़ होते हैं। ओके, उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो पेच एंटीना यूज़ होता है, जो कि हमारे सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। ओके, अब होता यह है कि रेक्टेंगुलर एंटीना जो है वो सेल टू सेल कनेक्ट होता है। यानी अब जो हमारा एक एंटीना है, देखें ये है टावर बीच में। अब ये जो टावर है ये एक सेल की तरह डिवाइड होते हैं। हर टावर एक सेल में डिवाइड होता है, यानी एक इस पर्टिकुलर एरिया को वो टावर जो है सिग्नल देगा। इसकी कैपेसिटी एक पर्टिकुलर एरिया तक होगी। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर एंटीना लगे हुए होते हैं उसका एंगल होता है 120। क्या होता है? 120 रेक्टेंगुलर एंटीना। अब 120 का हमने यहाँ पर एक एंटीना लगा दिया तो 120 एक यहाँ एंटीना हो गया, और अगर ऐसे ही हम 3 एंटीना लगा लें तो हमें फुल कवरेज मिल जाएगी, यानी 1 and 2 दिस इज 3। 3 एंटीना जब हमने 120 डिग्रीज के लगा दिए तो हमें फुल एरिया में कवरेज मिल जाएगी। और जितने ज़्यादा हम एंटीनास देखें लगाते जाएंगे और उसकी जो है कवरेज हम एंटीनास की कम करते जाएंगे, जितने ज़्यादा एंटीनास लगाते जाएंगे उतनी ही सिग्नल की स्ट्रेंथ कैपेसिटी बढ़ेगी। देखें ना, ये टावर है बीच में, और जितना टावर से आप दूर होते जाएंगे आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप टावर के करीब होंगे उतनी ही आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है आपकी कि आप टावर के कितना दूर हैं और कितना करीब हैं। तो वो हमें फिर ओमनी डायरेक्शनल
एंटीना की तरह काम करता है। ओमनी डायरेक्शनल यानी ये ऐसे पूरा एज ए सर्कुलर एंटीना की तरह ये हमें रेंज में सिग्नल देगा। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर एंटीना इस तरह यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6-7 एंटीनास लगे हुए हैं इस पर, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहे होंगे उस एरिया में, लेकिन कम से कम ये जो मैंने बताया है 3 एंटीनास के बारे में, तो ये कम से कम रेंज है, कम से कम इतने हों और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी लगा सकते हैं जितने आपकी ट्रैफिक है उस एरिया में। अब देखिए इसके अलावा ये सर्कुलर एंटीना भी आपने देखे होंगे अपने करीबी टावर पर। तो ये सर्कुलर एंटीना क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे जो करीबी टावर होगा वो जो होगा उसके जो सिग्नल होंगे वो ऑप्टिकल फाइबर से हमारे फ्रेंड के टावर पर पहुंचेंगे। लेकिन सपोज करें अगर ऑप्टिकल फाइबर अभी अवेलेबल नहीं है या कट गई है या कोई भी मसला हो जाता है तो हम क्या करें। तो देखें ये जो एंटीनाज होते हैं ये बिल्कुल डायरेक्शनल एंटीनाज होते हैं, ये हमारे फ्रेंड के एंटीना से बिल्कुल साइंक्रोनस होकर अटैच हुए होते हैं। यानी देखें जो हमारे फ्रेंड का टावर होगा वहाँ पर भी ऐसे ही सर्कुलर एंटीना लगे हुए होंगे और यही सर्कुलर एंटीनाज वहाँ भी लगे हुए होंगे और वो बिल्कुल साइंक्रोनस होंगे। तो ये दोनों जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों जो एंटीनाज हैं इनके थ्रू हमारा सिग्नल जाएगा। ओके, तो ये है कि बेहतर ये है कि एंटीनास ये दोनों काफ़ी करीब होने चाहिए, क्योंकि देखें अगर बीच में कोई बिल्डिंग आ गई कुछ भी आ गया तो हमारा जो सिग्नल है वो ड्रॉप हो सकता है या उसमें नॉइज़ आ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि ना ये जो एंटीनास लगाते हैं ये हम बहुत करीब लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कवरेज क्योंकि बहुत कम होती है तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे सिग्नल जो है ड्रॉप हो जाएं या सिग्नल ख़राब हो या नॉइज़ आए, उसमें एटीन्यूएशन वगैरह आए। तो ये डायरेक्शनल एंटीना होते हैं, एक ही डायरेक्शन में देते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमें मैक्सिमम सिग्नल प्रोवाइड करें। तो हम क्या करेंगे कि बिल्कुल ही करीब वाले टावर पर लगाते जाएंगे और सपोज़ ये हमारे फ्रेंड का टावर नहीं है तो यहाँ से सिग्नल इस टावर पर जाएगा और फिर अगर हमारा फ्रेंड का टावर ये है उससे आगे वाला टावर है तो यहाँ पर सिग्नल आ जाएगा। ओके, तो जब ऑप्टिकल फाइबर्स काम नहीं कर रही तो ये जो है सर्कुलर जो एंटीना होता है ये एंटीना टू एंटीना कनेक्ट होता है, समझे। मतलब एंटीना टू एंटीना रिसेप्शन और ट्रांसमिशन होती है। ओके, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लिंक जा रहा है, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट जो फ़ोन या फिर डिवाइसेस पर कनेक्ट नहीं होता, जैसे कि हमारे जो सेल फोन हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ जो कनेक्ट होते हैं वो हमारी ये रेक्टेंगुलर एंटीना कनेक्ट होते हैं हमारे डिवाइसेस से, हमारे सेल फोन से। लेकिन ये जो सर्कुलर एंटीना है ये मोबाइल फ़ोन या डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होते, ये टावर टू टावर कनेक्ट होते हैं। यानी सर्कुलर एंटीना हमेशा सर्कुलर एंटीना ही से ही कनेक्ट होगा। तो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली आप कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको बाकी कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।